Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra and dear students, आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास के विज्ञान विषय का पार्ट 5 कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। और आज की क्लास में हम करेंगे टॉपिक केंद्रक, उसके कार्य, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। केंद्रक जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। मैं जरा एक बार प्लाज्मा पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों दिखा देता हूँ। ये दोनों में ही पाया जाता है। कल की डेट में आपने जो ये किया था, आप देखिएगा, ये है पादप कोशिका। पादप कोशिका के अंदर आप देख रहे हैं, ये है हमारे पास न्यूक्लियस, जिसे क्या बोलते हैं, केंद्रक, ये वाला। और इसी तरह से नीचे जाते हैं, ये है जंतु कोशिका। और जंतु कोशिका में भी आपने ये देखा, ये है न्यूक्लियस, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। इसका मतलब ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास कोशिकांग केंद्रक के बारे में। सो क्या है केंद्रक, क्या है इसकी फीचर्स, हम इसके बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली बात केंद्रक के बारे में, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर हमारी सारी क्रियाएं हैं, उसको कौन नियंत्रित करता है, हमारा ब्रेन, यानी कि हमारी क्या नाम है, मस्तिष्क। तो ऐसे ही कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण या सभी क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, ध्यान दीजिएगा, वो कोशिका का एक मेन अंग, और उस अंग को क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो यह कोशिका की सभी क्रियाओं का पर नियंत्रण करता है। और देखेंगे कि इसे हम यदि बात करें तो इसे कोशिका का केंद्र भी कहा जाता है। इसे कोशिका का केंद्र भी कहा जाता है, यानी कि सेंटर है ये। सबसे पहले इसकी खोज जो है, कई बार पूछा जाता है कि केंद्र की खोज सबसे पहले किसने की, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी खोज सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। अब यदि देखें फोर्थ पॉइंट, अब यदि हम केंद्र को ध्यान से देखें तो देखिएगा, आपके सामने मैं केंद्र के एक बार दोबारा पिक्चर दिखा रहा हूं। सो यहां मैं आपको बताता हूं अलग से। देखिएगा, जो भी केंद्रक है उसके चारों तरफ एक दोहरी परत होगी। मान लो ये है केंद्रक, ठीक है, तो इसके चारों तरफ एक झिल्ली के है, इसके अलावा एक और झिल्ली होगी, यानी कि केंद्र के चारों तरफ दोहरी झिल्ली होती है, यानी कि दो झिल्ली होंगी। ठीक है, तो केंद्र के चारों ओर दोहरी परत का एक स्तर होता है, यानी कि एक दोहरी झिल्ली है। और उसका कार्य क्या है, इस झिल्ली को सबसे पहले बोलते हैं जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे प्लाज्मा झिल्ली में था, कल आपने पढ़ा था। और क्या है, इन छिद्रों के द्वारा ही केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा सकता है। बिल्कुल सेम प्लाज्मा झिल्ली वाला कंसेप्ट है। जैसे प्लाज्मा झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र थे, वैसे ही क्या है हमारे पास केंद्र की झिल्ली में भी क्या है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और इन छिद्रों के द्वारा
जो केंद्र के अंदर ये पड़ा है केंद्र द्रव्य, वो क्या है, इन झिल्लियों में से होकर बाहर जा सकता है। तो इन छिद्रों में से ही केंद्र के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्र के बाहर जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसके चारों तरफ दोहरे स्तर की झिल्ली है, तो यहां टोटल 2 झिल्लियां हैं केंद्र के चारों तरफ, ये पहली हो गई और ये दूसरी, यानी कि डबल लेयर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। अब क्रोमोसोम है क्या हमारे पास, छड़ आकार की संरचनाएं। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ आकार दिखाई देते हैं, यानी कि छड़ जैसे, रोड्स जैसे दिखाई देते हैं। सॉरी, क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम है ये क्या करेंगे हमारे पास, क्रोमोसोम को गुणसूत्र भी बोलते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं। आनुवांशिक मीन जो माता पिता से गुण बच्चों में जाते हैं वो इस केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में आनुवांशिक गुण होते हैं, सॉरी, क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति या अगली संतान में जाते हैं। हम कहते हैं माता पिता के गुण बच्चों में जा रहे हैं, इसका बच्चों की आंखें, बच्चों के कान, बच्चों के नाक, ये माता पिता से मिल रही हैं, तो ये क्या होते हैं, आनुवांशिक गुण। तो केंद्रक में क्रोमोसोम होंगे और क्रोमोसोम जो हैं उन्हीं में आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं और ये माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में भेजते हैं, इसी वजह से उनके अंदर गुण जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्रोमोसोम किस चीज के बने हैं, तो याद रखिएगा क्रोमोसोम जो हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है डीएनए। अब डीएनए क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर में बहुत ज्यादा कि डीएनए की फुल फॉर्म बताइए, तो ध्यान दीजिएगा डीएनए है क्या हमारे पास, डी को बोलते हैं डीऑक्सी राइबो, पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो। एन को बोलते हैं न्यूक्लिक और ए को बोलते हैं अमल। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अमल, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। बहुत बार पूछा जाता है डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अमल, या इसे क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो हमने ये डीएनए के बारे में पढ़ा, अब डीएनए के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो डीएनए है इसके क्रियात्मक खंड को, क्रियात्मक खंड मीन जो इसका खंड क्या होता है, छोटा सा पार्ट, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। कई बार पूछा जाता है जीन क्या है, तो आप बताएंगे जो डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसके क्रियात्मक खंड को क्या बोला जाता है, जीन बोलते हैं। अब आता है केंद्र की कार्य। जो हम केंद्र देख रहे हैं इसके कार्य क्या हैं, सबसे पहला कार्य है यह कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होनी हैं उनका नियंत्रण कौन करता है, केंद्र। सेकंड पॉइंट देखेंगे, यह आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। कि आनुवांशिक सूचनाएं हैं यानी कि आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से भेजेगा, कहां पर, अगली पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है।
उसके अलावा कुछ जीवों में कोशिकीय जनन मीन्स एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण करना। कोशिकीय जनन में केंद्रक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होना है, इसे क्या बोलते हैं? कोशिकीय जनन। तो कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोर्थ पॉइंट, यह कोशिका के विकास को निर्धारित करता है कि कोशिका में विकास हो रहा है या नहीं है। यह उसका निर्धारण कौन करता है? केंद्रक करता है। इसके अलावा यदि हम बात करके चलें कि कोशिका के अंदर कोई भी सजीव कोशिका है, उसके अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएं हैं उनको भी यह निर्देशित करता है। तो सजीव कोशिका में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को निर्देशित करता है, उसका निर्देश देगा कि ये क्रियाएं किस प्रकार होनी है। तो ये कौन डिसाइड करता है? केंद्रक। एंड दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। ये अब जो मैं बताने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और क्या होती है यूकैरियोटिक कोशिका, और इसी के आधार पर जीवों को भी हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ये जीवों को बोलते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, और कोशिका को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और क्या होती है यूकैरियोटिक कोशिका? हमने सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया के बारे में सुना है। तो बैक्टीरिया जैसे कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं, बैक्टीरिया जैसे कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनमें कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र, यानी कि केंद्रक वाला जो क्षेत्र है, केंद्रक वाला भाग जो है वह बहुत कम स्पष्ट होता है। मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं होता कि केंद्रक है या नहीं है। बैक्टीरिया जैसे कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनमें कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र यानी कि केंद्रक वाला भाग जो है बहुत कम स्पष्ट होता है। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्यों स्पष्ट नहीं होता? क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। केंद्रक झिल्ली नहीं है, बाउंड्री नहीं है, इसलिए केंद्रक वाला भाग कैसा होगा? पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगा, पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र को, अब यदि मान लो केंद्र की चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो यानी कि पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, तो ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र को एक स्पेशल नेम कहा जाता है, उसे बोलते हैं केंद्रकाय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोलस कहा जाता है। तो बैक्टीरिया जैसे कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक वाला जो क्षेत्र है, केंद्रक वाला भाग है, पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता या बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, बाउंड्री नहीं होती, जो उसके चारों तरफ दो परतें हैं वो नहीं होती। तो ऐसे क्षेत्र को
ऐसे केंद्र के क्षेत्र को जो कम स्पष्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रकाय बोलते हैं। और ऐसे जीव, अब यहीं से आ गया, ऐसे जीव जिनमें कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। उन जीवों को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। और उनकी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। सो ध्यान दीजिएगा, जब बैक्टीरिया जैसे कुछ सूक्ष्म जीव है उनकी कोशिका में केंद्रक का क्षेत्र जो है वो कम स्पष्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? केंद्रकाय। तो ऐसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन जीवों को बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, और उनकी कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। अब दूसरी तरफ जो बड़े जीव हैं, जैसे पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है, यानी कि केंद्र के चारों तरफ झिल्ली है, 2 लेयर हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन जीवों को यूकैरियोट्स कहा जाता है। और उनकी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। और ये किसमें मिलती है? मेनली जो बड़े जीव हैं, बड़े जीव यानी कि पौधों में और जीव जंतुओं में। जैसे पौधों में और जीव जंतु में कोशिकाएं होंगी, वो कौन सी होंगी? यूकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक किसमें होंगी? बैक्टीरिया जैसे जीवों में। अब इसे मैं एक अंतर के पॉइंट से भी, अंतर के हिसाब से पूछता हूं, क्योंकि पेपर में अंतर बहुत पूछा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। इनमें क्या क्या अंतर है, मैं इसे अंतर के हिसाब से बता रहा हूं। देखिएगा पहला पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखें तो बड़ा सिंपल सा केस है आपके पास। सबसे पहला, जैसा भी आपने पढ़ा भी है, इसमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं होती, और इनमें क्या है? केंद्रक के चारों ओर झिल्ली होती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये आकार में बहुत छोटी होती हैं, ये आकार में बड़ी होती हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, इनमें केंद्रकाय होता है। जैसे मैंने आपको बताया, केंद्रक यदि स्पष्ट नहीं है, झिल्ली नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? केंद्रकाय। इनमें केंद्रकाय होता है, जबकि इनमें क्या होगा? इनमें केंद्रक ही होता है, खुद केंद्रक होगा, क्योंकि यहां क्षेत्र क्या है? पूरी तरह से स्पष्ट होता है, केंद्र का भाव पूरी तरह से स्पष्ट होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इनमें
कोशिकांग, जितने कोशिकांग हैं वो झिल्ली द्वारा घिरे हुए नहीं होते। मतलब इन कोशिकाओं में जो कोशिकांग होंगे, जो उसके आगे पार्ट्स होंगे, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले और भाग होंगे, वो उनके चारों तरफ झिल्ली नहीं होती। इनमें झिल्ली द्वारा घेरे हुए कोशिकांग होते हैं। यानी कि इनके कोशिकांग कैसे होते हैं? झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। और उनमें क्या है? इनके कोशिकांग झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते। यूकैरियोटिक में घिरे होंगे और उसमें घिरे हुए नहीं होंगे। और किन में पाई जाती है? ये हमेशा मिलती है। उदाहरण, प्रोकैरियोटिक कोशिका किससे मिलेगी? एक कोशिकीय जीवों, जैसे जीवाणु आदि में पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिका किससे मिलती है? मेनली किससे मिलती है? बहुकोशिकीय जीवों में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास डिफरेंस है। यह बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, वो एक कोशिकीय जीवों जैसे बैक्टीरिया वगैरह में पाई जाती है। बहुत ही होप यू लर्नड ए लॉट फ्रॉम माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन शेयर माई वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कालरा। थैंक्स अ लॉट।